इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। खोलो इसे। ये तो किसी इंसान का कटा हुआ सर है। सर लग रहा है किसी ने शायद इस सर को बिजली से जलाया हुआ है, ताकि आसानी से कोई पहचान ना पाए कि लाश किसकी है। बदबू से तो लग रहा है कि 4-5 दिन हो गए इसे मरे हुए। तुम एक काम करो, अपने एरिया में और आसपास के एरिया में पिछले 5 दिन की जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट हैं उसको निकालो और उसकी लिस्ट बनाओ और सबको लाश की शिनाख्त के लिए बुलाओ और इस सर की बाकी की बॉडी को भी ढूंढो। जी सर। तुम्हें पता है ना, पिछले 15 दिनों से मेरी कमर में दर्द है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है। तुम्हें क्या है, तुम तो अपने टूर पर निकल जाते हो और ये पूरा बंगला मुझे संभालना पड़ता है। ऊपर से बाबूजी जब से रिटायर हुए तो उनके भी अलग अलग डिमांड्स लगे रहते हैं। और वो बिमला 1 महीने से छुट्टी लेकर के गई हुई है, अभी तक आने का नाम नहीं ले रही है। तो हम क्या करें? हाँ, तुम चाहती हो हम काम धंधा छोड़कर यहाँ झाड़ू पोछा करने लग जाए? ओफो, तुम्हारी तो ना यही दिक्कत है, तुमसे बात करना ही बेकार है। समस्या का समाधान तो होता नहीं, उल्टा मुझे ही सुनाने लगते हैं। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि मेरे लिए नौकरानी ले आओ अच्छी सी। अरे तो ये काम हमारा है क्या? तुम जाके आस पड़ोस में बात करो, किसी और नौकरानी ढूंढो ना। अरे भाई किस बात पे झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? अब बाबूजी एक बात बताओ, मैं अपना काम धंधा छोड़कर नौकरानी ढूंढता फिरूं? अरे भैया, ये इलेक्ट्रिशियन जुनेद किस दिन आपके काम आएगा? भैया हम जानते हैं बढ़िया नौकरानी को। बाबूजी कल ही मुझसे बात कर रही थी काम के लिए। आप कहो तो मैं बुला देता हूँ उसे, और हाँ उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लो भाई, हो गया तुम्हारी समस्या का समाधान। हाँ हाँ, तो बुलाओ जल्दी से उसे। जी भैया। चलो पहले बाथरूम चेक करो। हो गई अब खुश? हाँ, नमस्ते दीदी, मैं बिंदिया, काम करने वाली। ओ अच्छा, अंदर आओ। देखो बंगला बड़ा है पर रहने वाले 3 ही लोग हैं। 10,000 तुम्हें मिलेगा और रहना खाना फ्री। जी। देखने से तुम काम करने वाली नहीं लगती, किसी अच्छे घर की लगती हो। इससे पहले कहीं काम किया है? जी, मेरे पति ठेकेदार थे, मुझे कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 2 साल पहले उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, इसलिए मैंने घर का काम काज शुरू कर दिया। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? यहाँ रहने वाले तो नहीं है ना? 3 बच्चे हैं, बिहार में रहते हैं अपने दादा दादी के पास। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, खाने पीने को है नहीं और 3-3 बच्चे पैदा करके रखे हैं। देखो मैं पहले महीने सिर्फ तुम्हारा काम देखूंगी, उसके बाद ही पक्का करूंगी। अपना सामान लेकर आ जाओ और तुम्हारे कमरे का रास्ता बंगले के पीछे से है। कर दिया पक्का? देखा ना तुमने कितना सज धज के आई थी। देखने से तो कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती। पता नहीं काम करना आता भी होगा या नहीं। अरे तो तुमने इतनी जल्दी हाँ क्यों कह दी? अब क्या करूं, मजबूरी है। आजकल फुल टाइम नौकरानी कहाँ मिलती है? तुमको पता है, नौकरानी तुम्हारी समस्या नहीं है। ये जो तुम इतना दिमाग इतना चलाती हो ना, ये तुम्हारी समस्या है। बिना टोके तुम्हारा दिन नहीं बनता ना। ऑफिस के काम के सिलसिले में 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं हम। याद आएगी तुम्हारी। मुझे भी। अच्छा मैं निकलता हूँ। बाबूजी अपना ख्याल रखें। प्रणाम। खुश रहो। बिंदिया, मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊंगी तो खाना बना दो। जी।
अभी ये पैसा बाहर ले जाऊंगी तो पकड़ी जा सकती हूँ। यहीं कहीं छुपाना होगा इसे। बिंदिया, बिंदिया, जी साहब। तुमने अंदर ड्रेसिंग टेबल पर रखे मेरे पैसे उठाए? नहीं तो झूठ मत बोलो मुझसे। जब मैं नहाने गया था तब तुम कमरे के अंदर थी। मैं तो बस धोने के कपड़े इकट्ठे करने गई थी, मैंने नहीं देखे कोई पैसे। देखो झूठ मत बोलो तुम मुझसे बस। अभी 3 दिन हुए काम करते और तुमने चोरियां भी शुरू कर दी हैं। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने नहीं चुराए कोई पैसे। कम से कम अपने बच्चों की तो झूठी कसम मत खाओ। तुम बाहर की हो, हम सब क्या अपने घर में ही चोरी करेंगे? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं चुराए कोई पैसे। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार अपना कमरा तो ठीक से चेक कर लो। आओ चलो देखते हैं कमरा। बाबूजी, बाबूजी मेरी बात तो सुनिए आप। ऐसे कैसे पैसे कहीं गायब हो सकते हैं? आप बेकार में सबका समय खराब कर रहे हैं। इस कमरे की तलाशी लेने से तो अच्छा है इस बिंदिया की तलाशी लेनी चाहिए। जरूर इसने रुपए अपने कपड़ों में छुपाए होंगे। 1 मिनट, पैसे कहाँ रखे थे? इस टेबल पे। ये लो, ये तुम्हारे पैसे। तुम्हारे पैसे नीचे गिर गए थे। चलो माफी मांगो बिंदिया से। नहीं, पैसे मिल गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आपका धन्यवाद कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। आपने पैसे ढूंढकर मेरी इज्जत बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ठीक है, कोई बात नहीं। बाबूजी, ये किस चीज का धन्यवाद कर रही थी? अरे कुछ नहीं बहू, वो अपनी चोरी और वो पैसों को लेकर परेशान थी, बस। और कोई खास बात नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। बिंदिया, खाने में आज भिंडी की सब्जी बना लेना और रोटी रहने देना। दिन में सब चावल ही खाते हैं। ठीक है। अच्छा बाबूजी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। दोपहर 4 बजे तक आ जाऊंगी, पर आप खाना खा लीजिएगा और दवाई लेना मत भूलिएगा। ठीक है बेटा। ठीक है बाबूजी, नमस्ते। हाय भगवान, बहुत जोर से लग गई मुझे। क्या हो गया? अरे बहू भी चली गई, घर में भी कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं किसी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, किसी को मत बुलाइए, मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आप उठाइए ना मुझे। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, आओ आओ। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठो बैठो यहाँ। कोई बाम हो तो लाइए ना, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये लो, लगा लो। अरे मैं खुद कैसे लगा पाऊंगी अपनी पीठ पे, आप लगा दीजिए ना। आप शर्मा क्यों रहे? आपके लिए मेरे दर्द से बढ़ के आपकी शर्म है क्या? दीदी नहीं है घर पे, घबराइए नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है।
लगता है आप बहुत दिनों बाद किसी औरत के पीठ पे हाथ लगा रहे हैं। बहुत शर्मा रहे हैं आप। अरे बिंदिया, मेरा मोबाइल देखा क्या तुमने? तुम जाओ यहाँ से। बहू ने देख लिया तो क्या होगा? क्या होगा? बता दूंगी कि मैं यहाँ सफाई के लिए आई थी। अरे ये मजाक करने का समय नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस समय? क्या करें, रातें कट ही नहीं रही है। अकेले मन नहीं लग रहा था तो सोचा आपके पास आ जाए, थोड़ा दिल बहल जाएगा। अरे भगवान के लिए जाओ यहाँ से। अलका बगल के कमरे में सो रही है। अगर वो उठ गई और उसने तुम्हें मेरे साथ यहाँ इस तरह देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आपको दिख नहीं रहा, प्यार हो गया है मुझे आपसे। अरे बेकार की बातें मत करो, जाओ यहाँ से। अलका उठ गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं सब बंदोबस्त करके आ रही हूँ। मैंने अलका दीदी के कमरे की कुंडी लगा दी है। जब वो बाहर ही नहीं आ सकती है तो हम पकड़े कैसे जाएंगे? तुम पागल हो गई हो क्या? अलका उठ गई और उसने देखा उसके कमरे का दरवाजा बंद है तो क्या सोचेगी वो? आप भी ना बाबूजी बहुत सोचते हैं। ऐसा होगा तो ये होगा, वैसा होगा तो वो होगा। यहाँ इतनी सुंदर लड़की खुद चलकर आपके सामने आई है और आपको दुनिया की परी है। किसने बंद किया है बाहर से? बिंदिया, 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 उठो, उठो। ये क्या किया तुमने? अलका उठ गई है, अब जाके तुमने उसका कमरा नहीं खोलना। अगर मैं कुंडी नहीं लगाती तो अलका दीदी हम दोनों को ऐसे हालत में एक साथ देख लेती तो सोचो क्या होता। वो सोचती कि कैसा अलबेला ससुर मिला है। अरे ये मजाक का टाइम नहीं है, जाके कमरा खोलो उसका। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरीके से निपटाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अरे मेरा कमरा क्यों बंद कर दिया बाहर से? मेरा दरवाजा किसने बाहर से बंद किया? पता नहीं दीदी, मैं तो सोकर उठी और यही आ रही थी। इतने में आपके दरवाजे की पिटने की जोर जोर से आवाज आई और मैं दौड़ते दौड़ते आ गई। तो फिर मेरा दरवाजा बाहर से बंद किसने किया? अरे दीदी देखिए, बाबूजी के दरवाजे की कुंडी भी किसी ने बंद कर दिया। अरे देखो उसे, खोलो। ये हमारे कमरे की कुंडी किसने लगाई? वही ना बाबूजी, मेरे कमरे का भी दरवाजा बाहर से बंद था। तुमने बाहर से आकर के कुंडी किसने लगाई होगी और क्यों? कहीं घर में चोरी तो नहीं हुई ना? अरे हाँ देखो, कहीं को चोरी तो नहीं हो गया? देखो सब कुछ तो ठीक है यहाँ पे। घर से तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, सब ठीक लग रहा है। हाँ सब कुछ तो अपनी जगह पर है, चोरी तो कुछ भी नहीं हुआ। घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ है, सब अपनी जगह है। और अगर कुछ चोरी नहीं हुआ है तो फिर हमारे दरवाजे क्यों बाहर से बंद थे? दीदी मुझे लगता चोर घुसा तो होगा चोरी करने की इरादे से, लेकिन घबराकर भाग गया होगा। चलिए इस बात का संतोष रखिए कि घर से कुछ गायब नहीं हुआ। बाबूजी पुलिस को फोन करे क्या? नहीं नहीं, जब कुछ चोरी नहीं हुआ तो पुलिस के पचड़े में क्यों पड़? सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। चलो। पागल हो क्या? देख ली। उसी दिन का तो इंतजार है जब वो हमें एक साथ दिखेगी।
रिटायरमेंट के बाद तो मिलना ही नहीं हुआ, तो आप घर ही आ जाइए। अच्छा ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ये तो अलका की साड़ी है ना? हाँ, इसमें कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर लग रही, और ये रंग तुम पर खिल भी बहुत रहा है। ये अलका दीदी के श्रृंगार का सामान है, मुझे अच्छे से तैयार कीजिए ना। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन एक तो कमी रह गई है। अब तो तुम तैयार हो, अब कैसी कमी? ये सिंदूर लगा दीजिए ना मेरे मांग में, अपने नाम का। मैं जानती हूँ कहाँ मेरी हैसियत और कहाँ आप। कैसी बातें कर रही है भैया? हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम तो हमारे सोने जीवन में बहार बनकर आई, और तुम्हारी ये छोटी सी इच्छा तो हम अभी पूरी किए देते। बाबूजी क्या हुआ? ओ कुछ नहीं, टेबल में पैर लग गया था। थोड़ा संभाल के। आ गई? ये तुम्हारे सर पर सिंदूर क्यों है? बोलो ना, चुप क्यों हो? ये सिंदूर क्यों है तुम्हारे सर पर? अलका, ये किस बात को लेकर बैठ गई? उसके निजी जीवन में क्यों दखल दे रही? ये इसका निजी जीवन नहीं है दिनेश, ये हमारे घर में हमारे साथ रह रही है। वैसे तो ये बोल करके नौकरी ली थी कि विधवा है, और अब ये सिंदूर। बोलो ना, चुप क्यों हो? आज मेरे स्वर्गवासी पति का जन्मदिन है, तो उन्हीं की याद में उन्हीं के नाम का सिंदूर लगा लिया और मिटाना भूल गई। माफ करना दीदी, मैं ये भूल गई थी कि एक विधवा का जीवन बेरंग होता है। अलका, तुमने बिना बात के उसकी ओर रुला दिया। पहले पूरी बात तो सुन लेती उसकी। वो इतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। इतनी दुनिया तो मैंने भी देखी है। तुम ना उसके भोले भाले शक्ल पे मत जाओ, बहुत तेज है वो। क्यों बाबूजी? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत सीधी सादी सी लगती है। आप लोग ना, आप दोनों बाप बेटे बहुत भोले हो। आप लोगों को ना कोई भी बेवकूफ बना सकता है आसानी से। बेचारी का दिल तोड़ दिया, मुझे ही मनाना पड़ेगा। अगर मैं सबको ये बता देती कि सिंदूर आपने लगाया है तो क्या होता, बोलिए? तो क्या हुआ, हम किसी से डरते थोड़े ना। और अगर कोई ये बोलता है कि आपको शर्म नहीं आती अपने से छोटी उम्र की लड़की के साथ ये हरकतें करते हुए? और फिर प्यार उम्र देखकर थोड़े ना किया जाता है, और आदमी की उम्र तो उसके दिल से देखी जाती है। ओहो, क्या बात है। कोई देख लेगा तो देख लेने दो। वो बिंदिया तुम्हारे गांव से सामान आया, मैं वही देना आया। मैं अभी आती बाबूजी। ठीक। ये क्या हरकतें कर रही तुम वहां पर? क्या हरकतें? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैंने तुझे काम पे रखा है, भूल मत। ठीक है, ऐसा मत जताओ, वैसे भी मूड खराब है मेरा। जान से मार दूंगा। गांव से तुझे शहर में इसलिए नहीं लेकर आया कि तू दूसरे लोगों से जाकर चिपके। क्या बकवास कर रहे हो? जो मन में आए बोले जा रहे हो, हाँ? और किसके साथ रहूंगी मैं तुम्हारे अलावा? बताओ। देख, ये ड्रामे ना मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है।
मैंने देखा था तुझे उस बुढ़े से चिपकते हुए। कितना पैसा दे रहा है वो? मैं जितना देता हूँ उससे तेरा मन नहीं भरता क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। छोटे आदमी की छोटी सोच होती है। बेटी मानते हैं वो मुझे, बाप की उम्र के हैं वो मेरे। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले उसकी उम्र का तो लिहाज कर लिया करो। मैं यहाँ अकेली अपने बच्चों से दूर रहती हूँ, तो कभी उनके साथ दिल का बोझ साझा कर लिया तो तुम उसको भी गंदी नजर से देखोगे। चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा सुनो ना, सब ठीक तो चल रहा है ना? अगर कोई समस्या तो मुझे तो बता। कुछ ठीक नहीं चल रहा। बच्चों के फीस मैंने जमा नहीं किए 2 महीनों से, तो नाम कट जाएगा। यही तो बात कर रही थी मैं उनसे। अरे ऐसे कैसे नाम कट जाएगा मेरे रहते? कितना फीस भरनी? 5,000। रख। अब खुश? बिंदिया, अब जाओ तुम यहाँ से। ज्यादा देर रुकोगे तो उनको शक हो जाएगा। अरे डरता हूँ क्या उनसे? तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं काम करती हूँ यहाँ। चले जाओ, जाओ 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 जाओ, प्लीज चले जाओ। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र। आज के भागदौड़ के इस दुनिया में हम अपने काम में इस कदर बिजी रहते हैं कि हमारे घर को संभालने के लिए हमें किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन हमें शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि घर के काम को बांटने के लिए हमारे पास कर्मचारी है। लेकिन बावजूद इसके हमारे दिल में हमेशा एक डर बना रहता है कि जिस पर हम अपने घर की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं वो कितना भरोसे के लायक है। जैसे कि ये बिंदिया बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। अपनी गरीबी और मजबूरी की कहानी सुनाकर विनोद को वो बेवकूफ बना रही थी और विनोद भी उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। क्योंकि अकेलेपन से लड़ना हर इंसान के लिए बहुत कठिन होता है, खासकर बुढ़ापे में, जब वो घर में बिल्कुल अकेले होते हैं और करने के लिए कोई खास काम भी ना हो। ऐसी परिस्थिति में उन्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश होती है जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके। लेकिन विनोद एक बात भूल गया था कि बिंदिया एक काम वाली है और उम्र में उससे बहुत छोटी है, जिसका पूरा फायदा बिंदिया ने उठाया। लेकिन विनोद इस बात से अनजान था कि उसकी एक गलती आगे चलकर एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। क्या विनोद के परिवार वाले वक्त रहते विनोद को बिंदिया के चुंगल से बचा पाएंगे? आइए देखते हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं दीदी, पता नहीं क्यों उल्टी जैसा हो रहा है। लगता है मैंने कल कुछ उल्टा सीधा खा लिया। जो हमने खाया था वही तुमने खाया होगा। जो भी है सच सच बताओ। इतनी दुनिया तो मैंने भी देखी है। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, चलो डॉक्टर के पास चलो, चेकअप करा लेंगे तो सब पता चल जाएगा क्या मामला। चलो। अरे दीदी, इतनी सी बात को लेके डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। क्या हुआ? परेशान सी लग रही हो। परेशान तो होंगी ना, मुझे बिंदिया पर शक हो रहा है। आज मैंने उसे उल्टी करते हुए देखा। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। वो तुम्हें अक्ल कब आएगी? उस दिन उसकी मांग में सिंदूर था, आज वो उल्टी कर रही थी। जरूर कुछ चल रहा है। मैं तो पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ना बिंदिया पेट से है। बिंदिया तुम पेट से हो? लेकिन ये कैसे हो गया? कैसे हो गया मतलब?
आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये सब मेरे अकेले से हुआ है। आपका तो कोई इसमें हाथ ही नहीं है। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि हमारी प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। अब समय आ गया है कि हम पूरी दुनिया के सामने अपनी प्यार की सच्चाई ले आए। क्या सोच रहे हैं आप? क्या आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं बिंदिया, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। हम तो बस ये सोच रहे थे कि हमें दुनिया को सच बताने से पहले कुछ काम करना। कैसा काम? हमने अपनी वसीयत लिख दी थी, लेकिन अब हमें उसमें कुछ बदलाव करना है। आखिर तुम्हारा भी तो अधिकार है हमारी संपत्ति पर, और तुम्हें भी तो तुम्हारा हक मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये बात सबसे छुपानी पड़ेगी। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। कोई बात नहीं, मैं कल डॉक्टर को बुला लूंगी और फिर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। डॉक्टर क्या हुआ? मैंने इनका पूरा चेकअप कर लिया है। आपकी नौकरानी पेट से है। थैंक यू डॉक्टर। देखा, मैं सही कह रही थी, बिंदिया पेट से है। ये सब कर रही हो तुम मेरे घर में रहकर? पता नहीं कैसी औरत को मैंने काम पे रख लिया। अलका, रहने दो, ये उसका निजी मामला है, हमें क्या लेना देना। लेना देना है दिनेश, पूरा पूरा लेना देना है। मुझे शक था कि इस घर में क्या हो रहा है, पर अंदाजा नहीं था कि ये बात इतनी आगे चली जाएगी। ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? बोलो। इस बच्चे का बाप यही मौजूद है। सच सच बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है? बताओ। ये है मेरे होने वाले बच्चे के बाप। ये बच्चा जुनैद का है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मुझे भी अभी पता चला जब डॉक्टर ने कहा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताती, अलका ने हंगामा कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पे आके तुमने मेरा साथ दे दिया, नहीं तो ये लोग मुझे घर से ही निकाल देते। अरे मेरे रहते हुए कौन निकाल सकता तुम्हें घर से? हम दोनों अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। कल ही जाकर ना अम्मी से शादी की बात करता हूँ। महीने भर के भीतर हम दोनों शादी कर लेंगे। अरे ये तो शादी के सपने देखने लग गया है। विद्या, ये क्या खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? पहले तुमने कहा कि ये बच्चा मेरा है, और मैं भी बेवकूफों की तरह तुम्हारी बातों में आ गई। आप ही ने तो कहा था कि ये बात छुपा के रखना सबसे, जब तक आप वसीयत बना नहीं देते। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर ये जुनैद ने सबके सामने मना क्यों नहीं किया कि ये बच्चा उसका नहीं है? जुनैद मेरे पहले पति का दोस्त है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, और मैंने उसे हम दोनों के बारे में बता रखा है। आपका नाम सबके सामने ना आए इसलिए वो चुप रहा। वो समझ गया था मैंने उसका नाम क्यों लिया और मैंने आपका नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन आपको कौन समझा? अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हम अभी आते हैं। कमाल हूं ना मैं। अभी के लिए तो जुनैद और विनोद दोनों को ही यकीन दिला दिया, लेकिन जल्दी ही मुझे कुछ करना होगा। जुनैद तो फटीचर है, उससे शादी करके तो मेरा हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, और अगर इस बुड्ढे से शादी कर ली तो पूरे बंगले की मालकिन बन जाऊंगी। तेरी तो जिंदगी ही सवर जाएगी बिंदिया। ना 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 ना, मिसेस बिंदिया विनोद श्रीवास्तव। विनोद की उम्र और बुढ़ापे का फायदा उठाकर
बिंदिया ने उसे अपने माया जाल में फंसा कर रखा हुआ था। विनोद को यही लग रहा था कि बिंदिया उसे सच में बहुत प्यार करती है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि बिंदिया का जो प्यार था वो प्यार नहीं था, बल्कि एक फरेब था। विनोद के साथ साथ वो जुनैद के साथ भी संबंध में थी और एक ही समय पर वो दोनों को बेवकूफ बना रही थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में जज्बातों की कोई अहमियत नहीं थी। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के पैसों पर थी। अपने जीवन में विनोद के आने के बाद अब बिंदिया को लगने लगा कि विनोद के सामने जुनैद की कोई हैसियत नहीं है। अब वो विनोद की बीवी बनने के सपने देख रही थी। जानबूझकर लालच में आकर बिंदिया बारूद के साथ खेल रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि एक दिन यही बारूद उसे जलाकर खाक कर सकता है। आइए देखते हैं बिंदिया के प्यार का ये खेल का क्या अंजाम होता है। सुनो, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना और रात में सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर देना, ठीक है? हाँ बिंदिया, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ बंगले में क्यों नहीं आ जाती? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी बच्चे नहीं है। अरे बाबूजी इतने बूढ़े भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। हाँ वो तो हमने जल्दी रिटायरमेंट ले ली, नहीं तो आज भी 40 साल के आदमी को टक्कर दे सकते हैं। बस बस बाबूजी, बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ? बाबी एक मिनट। बाबूजी, आपका बैंक का खाता देखा हमने, बहुत सारा नकद निकाला है आपने। कहाँ खर्च कर रहे हैं आप इतना पैसा? बाबूजी संभल कर रही है। खैर इस बारे में वापस आकर बात करते हैं। वैसे भी आपसे बात किए बहुत दिन हो गए, तो इस बार पक्का जब भी वापस आएंगे हम दोनों बैठकर अच्छे से बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक, अभी हम चलते हैं। काश आप भी हमारे साथ चलते तो कितना अच्छा होता ना। बेटा तुम्हें तो पता है हमें फैमिली फंक्शंस में जाना पसंद है। तुम लोग होकर आओ, फिर हम लोग बैठेंगे। ठीक है बाबूजी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, चलते हैं। हल्का। अरे नमस्ते जीती रहो। चलते हैं। ठीक, जाओ जाओ। क्या हुआ, किसे फोन कर रहे हो? बाबूजी को, उनका फोन नहीं लगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं, नेटवर्क तो आ रहा है, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। 2 दिन हो गए उनसे बात किए। ऐसा कभी नहीं हुआ, वो रोज कॉल कर देते हैं, लेकिन मुझे चिंता हो रही है अल्लाह। अरे तो बिंदिया को फोन करो ना। हाँ। हेलो बिंदिया, मैं दिनेश। बाबूजी का कॉल नहीं लग रहा है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? सब ठीक तो है? मुझे बाबूजी की बहुत चिंता हो रही है। कल वो बैंक के काम से बाहर गए थे, लेकिन देर रात तक जब घर नहीं आए तो मुझे लगा किसी दोस्त के यहाँ गए हैं। लेकिन वो जब सुबह भी नहीं आए तो मैंने उन्हें फोन लगाया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा। अरे तो तुमने हमें फोन करके तुरंत क्यों नहीं बताया? तुम अब बता रही हो, वो भी तब जब मैंने कॉल किया। मेरे पास आप लोगों का नंबर नहीं है ना, इसलिए। बिंदिया, हद होती है लापरवाही की। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, हमें फौरन कानपुर चलना होगा। बाबूजी कल से गायब है। क्या? हाँ चलो जल्दी पैकिंग करो। हाँ। तुमने इतना इंतजार क्यों किया? तुमने बताया क्यों नहीं कि विनोद जी अभी तक घर नहीं लौटे? साहब, मैं गरीब अनपढ़, मेरा दिमाग नहीं चला। मुझे लगा कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। पर कहीं जाते तो तुम्हें बता कर जाते ना। अब मालिक लोग हम नौकरों को कहाँ कुछ बता के जाते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इतना नहीं सोचा। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें आना पड़ेगा। मिस्टर दिनेश, आपके घर में कौन आता है कौन जाता है, उन सभी लोगों के फोन नंबर चाहिए, और उन लोगों के भी जिन्हें आपके पिताजी जानते थे। एक काम करो, विनोद जी की कॉल डिटेल्स और उनके फोन की सीरियल लोकेशन निकालो। यस सर। दिनेश जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पिताजी का बहुत जल्दी पता चल जाएगा। धन्यवाद।
मैं कैसे किसी को इतनी बुरी तरीके से मार सकता? उन्होंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था सर। दिनेश जी, आपके पिताजी का सर मिल गया है, लेकिन धड़ की तलाश जारी है। खुद को संभालो दिनेश। आप दोनों का आपस में क्या रिश्ता है और एक दूसरे को कब से जानते हो? ये मेरे स्वर्गवासी पति के दोस्त हैं। इन्होंने ही मेरी नौकरी यहाँ लगाई थी। तुम दोनों की आपस में कितनी बात होती है? ज्यादा नहीं, बहुत कम। झूठ बोल रहे तुम दोनों। मुझे तुम दोनों पे पहले ही शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है, इस मर्डर में तुम दोनों का हाथ है। ये तुम दोनों के बीच की कॉल डिटेल की लिस्ट है। इतना तो कोई अपनी पति और पत्नी से भी बात नहीं करता। और तुम दोनों एक दूसरे के लगातार टच में हो। तो सर इसका मतलब ये नहीं कि खून हमने किया। तुम दोनों की फोन की सीडीआर रिपोर्ट से ये क्लियर होता है कि मौके वारदात की रात तुम दोनों वहीं थे। सीधे सीधे बताओ क्या हुआ था, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे। प्रताप, मैं बताती हूँ साहब कि उस रात क्या हुआ था। मैं सब कुछ बता दूंगी आपको साहब। जब आपका बेटा वापस आए तो उसे बता देना कि ये बच्चा आपका है और मुझसे शादी कर लेना। आप इस बात को हम नहीं छुपा सकते। ठीक, इस बार उनके आते ही मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दी और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह घुसने की? अरे चरित्रहीन औरत, इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बना रही थी। मुझे बोला ये बच्चा मेरा है और आज इस बुढ़े को बोली कि ये बच्चा इसका है और इसके साथ शादी करने की तैयारी में लगी है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है अपने कानों से। एक से मन नहीं भरा तो आ गई बुढ़े के पास। विद्या, ये क्या बोल रहा है? तुम्हारा क्या संबंध है इससे? तुम्हें क्या लगा इसकी नौकरी मैंने हाथ क्यों लगाई है? अरे इसका मेरा संबंध तब से है जब से इसका पति मरा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। छोड़ो इसे। पहले तुझे देखता हूँ बुढ़े, तुझे सबक सिखाता हूँ। ये तुमने क्या किया? तुमने इसे मार दिया। अरे इसकी मौत की जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से मर आई है। पुलिस मुझे जेल में डाल देगी। पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। और मेरा क्या होगा? अरे चुप! ये चक करना बंद कर। मुझे सोचने दे इसकी लाश का क्या करना है, कहाँ ठिकाने लगानी है। साहब, जुन्नत ने मारा है बाबूजी। और उसके बाद उनका सर काट दिया और बिजली से सर जला दिया ताकि उनको कोई ना पहचान सके। और उनका धन पास वाली नदी में पैर में पत्थर बांधकर फेंक दिया। मैं तो बस लाश को ठिकाने लगाने में इसकी मदद कर रही थी। मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं मारा बाबूजी। तुम इस गुनाह के लिए उतनी ही जिम्मेदार हो जितना है कि ये तुमने लाश ठिकाने लगाने में इसकी मदद की है। गिरफ्तार करो इसे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो उनकी बीवी थी साहब और मेरे पेट में उनकी निशानी है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं उनकी बीवी थी। काश मैं उन्हें थोड़ा समय दे पाता तो उनके मन को समझ पाता, फिर ये सब कुछ रोका जा सकता है। आज के भागते दौड़ते जीवन में हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं दे पाते और ना ही हमारे घर में रहने वाले बुजुर्गों के लिए हमारे पास वक्त होता है। और ऐसी परिस्थिति में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जाने अनजाने में वो एक ऐसे रिश्ते में जुड़ जाते हैं जो शायद आम तौर पर परहेज करते। एक आदमी और औरत के बीच के संबंध में इतनी कशिश होती है कि जब तीसरा उनके बीच में आता है तो वो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। जुनैद और विनोद के साथ बिंदिया ने जो कुछ भी किया उसका अंजाम यही होना था। अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरी करने के लिए उसने अपने भविष्य को अंधकार में डाल दिया। इंसान चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन जब हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं, किसी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी कीमत एक न एक दिन हमें चुकानी ही पड़ती है। लेकिन दुख की बात यह है
कि बिंदिया के साथ साथ उसके अजन्म बच्चे को भी जेल की यातना सहनी पड़े। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि जब लोग आपके घर में आए तो आंख मूंद कर आप उन पर भरोसा ना करें, क्योंकि जहां एक छोटी सी लापरवाही होती है वहां एक बहुत बड़ी दुर्घटना दस्तक देने के लिए खड़ी हो जाती है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहे और देखते रहिए क्राइम अलर्ट।